बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। सबसे पहले आने वाले नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि गोट फार्मिंग को स्टार्ट कैसे करना है। बहुत से दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहब एक ऐसी जामे वीडियो बना दें जिसके बाद हमें दूसरी किसी वीडियो देखने की या किसी से इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। गोट फार्मिंग के हवाले से जितनी भी टिप्स हैं जो नुकसानात से हमें बचा सकें और हमें फ़ायदे की तरफ लेके जाएं। कोई भी बिज़नेस हो उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए कंप्लीट नॉलेज का होना और अथेंटिक नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह गोट फार्मिंग भी एक बहुत मुनाफे बख्श बिज़नेस है, लेकिन अगर इसे सही इन्फॉर्मेशन के साथ स्टार्ट किया जाए तो उसके हवाले से कुछ टिप्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट दूंगा। अब सबसे पहले जो गोट फार्मिंग करने जब आप जाएंगे तो आपको एरिया की ज़रूरत है जहाँ पे आपने अपने जानवरों को रखना है। तो अब सवाल ये पूछा जाता है कि हम कितने जानवर रखें और अगर हमारे पास इतनी जगह हो तो हम इस जगह में कितने जानवर रख सकते हैं। तो सबसे पहले पूछा जाने वाला सवाल ये है। तो उसका जवाब ये है कि आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपने जानवर रखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 50 या 60 बकरियां रखने जा रहे हैं तो आप उसे 10 मरले के अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन हमारा मशवरा ये है कि आप उसे 10 मरले के अंदर ना रखें। कम से कम आपके पास एक कनाल जगह होनी चाहिए, क्योंकि जब 50 बकरियां आप रखेंगे तो तकरीबन 7, 8 या 9 महीने के बाद जब उनका पहला सूआ आएगा तो वो उनकी तादाद डबल या ट्रिपल हो सकती है। अगर आपके पास 50 बकरियां हैं और फ़ी बकरी अगर 2 बच्चे भी दे, कुछ बकरियां उनमें से 3 बच्चे भी देंगी, तो उनकी तादाद जो है वो डबल ट्रिपल हो जाएगी, तब आपके लिए मसला होगा। तो इस वजह से जब आपने स्टार्ट करना है तो आपने पहला जो काम ये करना है, आपके पास अपनी जगह का हिसाब लगा लेना है और उसके हिसाब से आपने जानवर रखने हैं। तो एटलीस्ट आपके पास अगर आप 50 बकरियों से अपना कारोबार स्टार्ट करना जा रहे हैं तो आपके पास एक कनाल जगह होनी चाहिए। अब जगह आपके पास आ गई और जगह का इंतखाब कैसे करना है कि आपने अपनी जगह जो है वो किसी देहात के करीब लेनी है, या तो फॉर एग्जांपल आपके पास पहले जगह मौजूद है, अगर नहीं मौजूद तो आपने देहात के पास लेनी है। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप जानवर रखेंगे तो आप चरा सकते हैं, क्योंकि बकरी एक ऐसा जानवर है जिसको आप खाली चरागाह से ही चरा के ही गुजारा कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि आपने जगह सेलेक्ट कर ली। दूसरा ये है कि अब आपने इमारत खड़ी करनी है। अगर आपके पास एक कनाल जगह है तो आपने 10 मरले का मकान, उसकी छत खड़ी करनी है और उसके साथ जो 10 मरले है वो खाली सेन रखना है, क्योंकि आपने गर्मियों में जानवर को अंदर रखना है और सर्दियों में आपने धूप लगवाने के लिए जानवर को बाहर भी लेके आना है और अंदर बांधना भी है, क्योंकि चोरी भी हो सकती है और मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र आपने शिफ्टिंग आप अंदर बाहर कर सकें। तो इस वजह से आपके पास 10 मरले की छत होनी चाहिए और 10 मरले का आपके पास खुला सहन होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास जो एसेसरीज़ हैं, आपके पास खुरली होनी चाहिए। तो आपने यूँ करना है कि आप अपनी कमरे की छत के एक साइड पे और दूसरी साइड पे दोनों तरफ आप खुरली बना सकते हैं, ताकि जानवर आसानी से खा सकें। हर जानवर को खाने पीने का आसानी से मौका मिल सके। दूसरे नंबर पे जो एसेसरी है हमारे पास वो है पानी की खुला अवेलेबल होना चाहिए। पानी यूँ नहीं होना चाहिए कि आप जानवरों को खुद पिलाएं, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम नहीं, बल्कि जानवर के पास खुला पानी होना चाहिए, वो जब चाहे फ्रेश वाटर पी सके। तो पानी की अप्रोच पूरी होनी चाहिए। उसके बाद आपने एक चीज़ ये याद रखनी है कि आपने पानी में नमक का इस्तेमाल करना है। चाहे आप खुराक में भी नमक की ढिली रख सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर यह है कि आप पानी नमक वाला इस्तेमाल करें। उससे ये फ़ायदा होता है कि जानवर एक तो पानी ज़्यादा पीता है और जानवर का जो निज़ाम इंहज़ाम है, डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, तो जानवर इससे चारा ज़्यादा खाता है और इस तरह वो वज़न बढ़ा सकता है। दूसरा ये हो गया, जगह आपके पास इंतखाब हो गया, मकान आपने बना लिया। उसके बाद अब आपने इंतखाब करना है जानवरों का। आपने जानवर लेके आने हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं वो ये करते हैं कि जहाँ से जो जानवर मिलते हैं वही ले लेते हैं, मंडी से, किसी जगह से। और अगर अब किसी फार्म से लेंगे तो हमेशा फार्म वाला बंदा जो है वो वही बकरियां, वही जानवर निकालेगा जो उसे पसंद नहीं है, जिसमें कोई ना कोई ख़राबी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बकरी है, उसके थन एक थन बड़ा है, एक छोटा है, बकरी जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होती, डिस्टोकिया के चांसेस उसमें ज़्यादा हैं। तो ये वक्त के साथ साथ आप चीज़ें सीख लेंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने ब्रीड कैसे सेलेक्ट करनी है। आपने प्योर ब्रीड की तरफ जाना है। जो आम देसी
बकरियां होंगी, रलोड़ मिक्स बकरियां होंगी, उनकी मार्केट के अंदर कीमत ज़्यादा नहीं लगेगी। आपने यूँ करना है कि आपने एक प्योर ब्रीड सेलेक्ट करनी है फॉर एग्ज़ाम्पल, और ब्रीड आपने यूँ सेलेक्ट करनी है कि इसके 2 क्राइटेरिया हैं। आपका मकसद फ़ाइनल होना चाहिए कि आपने गोश्त वाली ब्रीड तैयार करनी है, आपने दूध वाली ब्रीड तैयार करनी है, आपने के इलाके में कौन सी ब्रीड है। तो 2 क्राइटेरिया हैं, दूध और गोश्त वाला क्राइटेरिया, और उसके बाद आपके इलाके की ब्रीड कौन सी है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप अपने इलाके की ब्रीड तैयार करते हैं तो उस इलाके की ब्रीड में अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से रेजिस्टेंस होती है, क़ुव्वत मुदाफ़अत होती है बीमारियों के ख़िलाफ़। उसमें जानवर को बीमारियां कम आती हैं इलाकाई, और जानवर की ग्रोथ अच्छी होती है, जानवर वज़न जल्दी गेन करता है। हम दूसरे इलाके की किसी ब्रीड से इम्प्रेस होकर उसे अपने इलाके में ले तो आएंगे, लेकिन वो जल्दी वज़न गेन नहीं करेगा, बीमारियों से ज़्यादा आएंगी। जब ट्रांसपोर्ट आपने दूर से करके लाना है तो जानवर को स्ट्रेस आता है, आधे जानवर तो स्ट्रेस की वजह से भी डेथ हो सकती है। तो इस वजह से जब आपने ब्रीड सेलेक्ट करनी है तो आपने अपने इलाके की ब्रीड सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लिया, मुजफ्फरगढ़ और जनूबी पंजाब के किसी एरिया से आपका तल्लुक़ है तो आप राजनपुरी ब्रीड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो नहरी इलाके हैं, फैसलाबाद, उकाड़ा, चकवाल, मुल्तान, इस एरिया से अगर आपका ताल्लुक़ है तो आप जो बीतल मक्खी चीना ब्रीड है उसका आप इंतखाब कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ब्रीडिंग के हवाले से एक कंप्लीट वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पे, उसका लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप उससे आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके से आपका ताल्लुक़ है तो आप ब्रीड का इंतखाब करते वक्त अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप ब्रीड, अपने इलाके की ब्रीड का इंतखाब आसानी से कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हो गया ब्रीड के हवाले से। पहला पॉइंट जगह के हवाले से, जगह फाइनल होगी आपके पास। दूसरा आपके पास आपने ब्रीड अपने इलाके की सिलेक्ट करनी है, या उसके अलावा आपने ये सिलेक्ट कर लेना है कि आप गोश्त वाली ब्रीड तैयार करना चाह रहे हैं या दूध वाली ब्रीड तैयार करना चाह रहे हैं। जानवर आपके पास हो गए, ब्रीड की सिलेक्शन होगी, उसके बाद कंट्रोल ब्रीडिंग के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब कंट्रोल ब्रीडिंग क्या है? कंट्रोल ब्रीडिंग से ये मुराद है कि लोग अक्सर ब्रीडिंग यूं करवा लेते हैं कि या तो जानवर के बच्चे फुल सर्दी में पैदा हो गए या जानवर के बच्चे फुल गर्मी में पार्चुरेट कर दिए, यानी कि बच्चे पैदा हो गए। तो आपने अपनी ब्रीडिंग को इस तरह करवाना है कि आपके बच्चे सर्दियों में ना आएँ, क्योंकि सर्दियों में डेथ रेशो ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा जल्दी मर जाते हैं। तो आपने ब्रीडिंग यूँ करवानी है कि आपका जानवर जो है वो तकरीबन अक्टूबर में प्रेग्नेंट हो, उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 5 महीने का इसका प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है। तो तकरीबन मार्च अप्रैल में कहीं जाके अगर जानवर बच्चा देगा तो उसकी डेथ रेशो जो है वो कम होगी। तो इस तरह आपने ब्रीडिंग को कंट्रोल करके अपनी जो डेथ रेशो है उसको कम करना है। ये हो गया पॉइंट नंबर 3। उसके बाद जो आपको एक्सेसरीज़ चाहिए थी वो मैंने पहले आपको बताई कि आपको खुरली की ज़रूरत है, आपको पानी के हौज़ी की ज़रूरत है, आपको कटिंग मशीन चारा काटने के लिए उसकी ज़रूरत है, बच्चों को दूध पिलाने के लिए बाल्टियाँ वगैरह, पानी पिलाने के लिए बाल्टियाँ वगैरह की ज़रूरत है, आपको बच्चों को निपल फीडिंग करवाने के लिए आपको फीडर्स वगैरह की ज़रूरत है। अब ये तो होगी कुछ एक्सेसरीज़। उसके बाद जो मेन पॉइंट नंबर 4 आता है वो आपको फीडिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे पहले मैंने आपको ब्रीड सिलेक्शन करते वक्त ये बताया कि आप किस ब्रीड पे काम करना चाह रहे हैं। आप गोश्त ब्रीड तैयार करना चाह रहे हैं तो आपकी खुराक उस हवाले से होनी चाहिए। आप दूध वाली ब्रीड तैयार करना चाह रहे हैं तो आपको उस हवाले से जो खुराक देनी है आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और कुछ लोगों को तो बेसिक इंफॉर्मेशन ही नहीं पता, वो समझते हैं कि बाजरा, साइलेज और मकई ये बकरियों की खुराक नहीं है, बकरियों की खुराक लूसन, जंतर वगैरह ये चीज़ें हैं। तो आपको इस चीज़ के हवाले से भी, चारे के हवाले से भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हाँ, पहले जो पॉइंट नंबर 1 था कि जगह एक तो रहने सहने की जगह थी, उसके बाद आपके पास एकड़ या 2 एकड़ जगह 50 या 60 बकरियों के लिए अपनी भी होनी चाहिए। अगर आपके पास 2 एकड़ जगह है तो आप मुख्तलिफ चारा लगाएं, एक एकड़ पे एक चारा लगाएं, दूसरे एकड़ पे दूसरा चारा लगाएं, ताकि जब एक की कमी हो तो दूसरा उसे पूरा कर सके। पहले तो आप चरागाहों से आपके पास एक बंदा होना चाहिए जिसको बेसिक नॉलेज होना चाहिए बकरियों का। वो आपके जानवर सुबह लेके जाए, सुबह सवेरे, और 10-11 बजे तक धूप निकलने से पहले पहले जानवरों को ले आए वापस। उसके बाद शाम को वो लेके जाए, चरा के वापस ले आए। तो देहात में रहने का मैंने आपको ये फ़ायदा बताया था कि आपके इर्द गिर्द चरागाहें हों, ताकि आप चरा के आप जो फीड पे आपकी कास्ट आनी है उसको कम से कम कर सकें।
2 एकड़ आपके पास अगर ज़मीन हो तो आप 50, 60, 70 बकरियां आप आराम से पूरा साल आपको चारा ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अगर मौसम की शिद्दत से किसी भी वजह से चारा कम हो जाए तो आप जो वनडे पे जा सकते हैं, आप एडिटिव्स पे जा सकते हैं, आप इस तरह उनकी खुराक को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आप लूसन की हे से मुराद ये है कि आप लूसन को काटें, धूप पे खुश कर दें, ये लूसन की हे है। इस तरह इसकी प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है, तो ये भी जानवरों की बेस्ट तरीन खुराक है। तो आप बारिशों के सीज़न में, धुंध के सीज़न में, ज़्यादा गर्मी के सीज़न में आप हे को तैयार करके आप इस तरह भी जानवरों का चारा पूरा कर सकते हैं। तो ये थी फीडिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन। अब जो 5वां पॉइंट है मेन, जानवर को बीमार होने से आपने बचाना है, इलाज से उसका जो परहेज़ है वो बेहतर है। तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो बकरियों में ज़्यादातर आती हैं, जिनकी मेन वैक्सीन है, वो उस पे आपने जाना है। वैक्सीन करवा के जानवर को बीमारी आने से ही रोकना है। पहले नंबर पे बीमारी जो PPR है, वायरल डिजीज़ है। इसकी अलामात ये हैं कि जानवर के मुंह पे, थनों पे, मुंह के अंदर और जानवर को मुंह के अंदर और थनों पे लीजन्स वगैरह निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं, ठीक है। उनमें से खून भी निकल सकता है, जानवर को नमूनिया भी होता है और उसके साथ साथ जानवर को डायरिया भी लगता है। तो ये हैं PPR के साइंस। PPR एब्रीवेशन है पेस्टिडेस्पेटाइटिस रूमिनेंस, आम अल्फाज में इसे काटा डिजीज़ बोलते हैं। तो ये जानवर की इसकी जो डेथ रेशो है वो तकरीबन 60 से 70% है। अगर आपके एक फ्लाक में एक बार आ गई तो आपके 60 से 70% जानवरों को आपके उड़ा ले जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप इसकी टाइम पे वैक्सीन करवाएं। पहले नंबर पे PPR हो गई, आपने इसकी वैक्सीन करवानी है। अगर आप साल में एक बार इसकी वैक्सीन है और हर साल का इसका एनुअल बूस्टर लगेगा एक। लेकिन अगर आप इसे एक बार भी करवा लेते हैं तो 2 से 3 साल तक जानवर के अंदर इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़ा डेवलप हो जाती है, इंशाल्लाह बीमारी नहीं आएगी। तो एट लीस्ट 2-3 साल में एक बार करवाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो दूसरी बीमारी है वो है CCPP, नमूनिया है, कंटेजियस कैप्राइन पुलर नमूनिया। इस बैक्टीरियल डिजीज़ है, इसकी आपने वैक्सीन करवानी है। अगर PPR हो, चाहे ये कंटेजियस कैप्राइन पुलर नमूनिया हो, अगर आपके हर्ड में एक जानवर को भी हो गई तो पूरे के पूरे हर्ड को, कंटेजियस डिजीज़ है, सबको फैल जाएगी। तो इसकी भी आपने वैक्सीन करवानी है, साल में एक बार इसकी वैक्सीन होती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है एंटीरोटॉक्सीमिया। ज़्यादातर बच्चों में ये बीमारी आती है। एंटीरोटॉक्सीमिया का जो एजेंट है वो जानवर के अंदर मौजूद है। जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ये जानवर अपना टॉक्सिन पैदा करेगा और जानवर को किल कर देगा। सडन डेथ है, कोई इसमें साइन सिम्टम्स नहीं शो होते, सडन डेथ होती है। बच्चों में ये डिजीज़ ज़्यादा आती है। जब बच्चों में ज़्यादा हम दूध पिला देते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स की तादाद जानवर को ज़्यादा मिल जाती है बच्चों को, तो उससे ये ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्टिव हो जाता है, टॉक्सिन रिलीज़ करता है और जानवर की फ़ौरन डेथ हो जाती है। बड़े जानवरों में जब हम दाने वगैरह, चने वगैरह ज़्यादा खिला लेते हैं तो उससे भी कार्बोहाइड्रेट की तादाद ज़्यादा होती है। जो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया है एक्टिव होता है, टॉक्सिन पैदा करता है, जानवर की डेथ हो जाती है। तो इस तरह ये 3 जो हैं कोर वैक्सीन हैं, ये आपने ज़रूरी करानी है। इसके बगैर कोई चारा नहीं। आपका फार्म 1 साल चल रहा है, दूसरे साल चल रहा है, फ़ायदे में आप जा रहे हैं, आप बड़े खुश हैं, लेकिन तीसरे साल एक बार डिजीज़ आएगी और आपका सारा शेड ख़त्म। तो इस वजह से आपने इन जो डिजीज़ हैं, जो मेन कोर, उसके बाद एक और डिजीज़ है पॉक्स, वो कोर वैक्सीन नहीं है, कभी कभी आती है, उसमें भी मुंह और थनों पे छाले वगैरह निकलते हैं। अगर आपके इलाके में कहीं ये डिज़ीज़ फूट जाए तब आप अपने जो शेड है उस सारे को वैक्सीन करवा दें, वरना रेगुलर बेसिस पे इस वैक्सीन को करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब रह गई एक और बात, वेस्टेज। जो जानवर की मेंगने हैं आप उससे भी फ़ायदा कमा सकते हैं। उससे फ़ायदा आप कैसे कमा सकते हैं कि आप उसको सारे को स्टोर करें और जो 2 एकड़ मैंने आपको बताया कि 50-60 बकरियों के लिए आपने चारा लगाना है, तो उसमें एज ए फर्टिलाइज़र आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे मेन पॉइंट्स जो गोट फार्मिंग जो शख्स करने जा रहे हैं उनको इन हवाले से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इंतहाई फ़ायदेमंद बिज़नेस है, लेकिन अगर आपके पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन हो। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आपने कास्ट लगाई और उसके बाद आपको फ़ौरन ही उसका नुकसान हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने ज़मीन ली, आपकी कास्ट सेफ़ है, आपकी जो इतनी आपने पैसे लगाए वो बढ़ तो रहे हैं लेकिन कम नहीं हो, क्योंकि डेली बेस पे ज़मीन महंगी हो रही है, सस्ती नहीं हो रही, तो वो आपकी कास्ट सेव है, ज़मीन सेव है। आपने बिल्डिंग बनाई उसके ऊपर, वो उसका कोई नुकसान नहीं है, वैसे की वैसे रहेगी। आप जब भी आपका दिल चाहे आप ज़मीन बेच लें, आप उसके साथ जो मकान है वो भी बेच सकते हैं, उस
इमारत का जो मटेरियल है वो आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं उतार के, तो आपकी कोई चीज़ वेस्ट नहीं जा रही। जितने आपने जानवर ख़रीदे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 50 बकरियों से कारोबार स्टार्ट किया है, 5 महीने का इसका साइकिल है, 5 महीने 5 दिन का जो इसका प्रेगनेंसी का साइकिल है, उसके बाद उस हर जानवर ने 2 या 3 बच्चे उसने देने ही देने हैं, ठीक है। कुछ बकरियां अगर पार्चुरेट नहीं करती, कुछ में डिस्टोकिया हो जाता है, कुछ में बर्शन हो जाता है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल 50 में से 40 तो बच्चे देंगी ही देंगी। तो 1 साल के अंदर तकरीबन आप 80, 90, 100 इतने बच्चे आप तकरीबन कर लेंगे। तो अगर आप कहीं भी चाहें कि आपको पसंद नहीं है ये बिज़नेस, तो आप कहीं भी, आपको किसी लॉस के बगैर आप फ़ौरन सेल कर सकते हैं। आप ज़मीन फ़ौरन सेल कर सकते हैं, आप उसके ऊपर जो मटेरियल है उसे फ़ौरन सेल कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। आप कहीं भी आपका दिल ना माने, आप बकरियां फ़ौरन सेल करके अपने पैसे वापस अपने बैंक में ला सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो का टॉपिक। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने में आपको लगता है कि आपकी राय मुख्तलिफ है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।